हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा। और आज हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेक्चर सीरीज में आगे। लास्ट लेक्चर में हमने बायोटेक्नोलॉजी का देख लिया था। इस लेक्चर में हम नैनो टेक्नोलॉजी एंड उसके फर्दर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है पहले। नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जो नैनो स्केल 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज तक उस पे मटेरियल्स और डिवाइसेस के साथ काम करती है। ठीक है, इतने साइज के मटेरियल के और डिवाइसेस के साथ काम करती है। जब किसी मटेरियल का साइज नैनोमीटर स्केल पे होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। ठीक, ये मटेरियल के शेप, साइज और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कोई भी मटेरियल को जब आप काफी ज्यादा छोटा कर दोगे ना, मतलब नैनोमीटर के साइज पे कर दोगे, तो उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जो नॉर्मल उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज जो उनकी होती हैं, उससे प्रॉपर्टी चेंज हो गया कि वो नई प्रॉपर्टी अपना सकती है। चांसेस होते हैं इसके, जरूरी नहीं ऐसा हो ही, लेकिन चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर नैनो मटेरियल के टाइप्स देख लेते हैं। दो तरह के नैनो मटेरियल होते हैं, नेचुरल नैनो मटेरियल और आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल। ठीक है, नेचुरल नैनो मटेरियल हो गया तुम्हारे आपके वॉल्केनिक ऐश हो गए। ठीक है, ये नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल जैसा नाम है, ये इंसानों द्वारा बनाए गए हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल, जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह। ठीक है, इसके पीछे कुछ कंसर्न्स भी हैं, जैसे नैनो पार्टिकल की टॉक्सिसिटी इंसान और एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक होती है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल कंसर्न है नैनो टेक्नोलॉजी का। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पे हम देखते हैं, इसके की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एप्लीकेशंस का एग्रीकल्चर में होता है, नैनो फर्टिलाइजर्स में, और काफी आपने सुना भी होगा नैनो फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, न्यूज में भी काफी रहा है नैनो फर्टिलाइजर। तो नैनो फर्टिलाइजर जो 90 से 100% तक न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, और नैनो बायोसेंसर्स सॉइल कंडीशंस को मॉनिटर करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये तो इसका पहला एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन का हेल्थ में होता है कि बेटर इमेजिंग होती है, डायग्नोसिस और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भी इसका काफी हेल्प होता है, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स ऑलरेडी काफी छोटे होते हैं, तो हमारे बॉडी में वो ब्लड में डिजोल्व होकर के जहाँ पे ड्रग डिलीवरी करनी होती है, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे वो ड्रग डिलीवरी करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वही टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का मतलब हुआ। ठीक, ये तो हो गया हेल्थ सेक्टर का। फिर हेल्थ सेक्टर के बाद आती है एनर्जी सेक्टर में क्या इनका यूज होता है। तो एनर्जी सेक्टर में नैनो स्ट्रक्चर्ड सोलर सेल्स होते हैं, वो सस्ते होते हैं काफी और लगाने में भी आसान होते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा कितना हमारी गवर्नमेंट आज के डेट में ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ कितना फोकस कर रही है। ठीक है, तो वहां पे इनका काफी यूज भी है। फिर एनवायरनमेंट में इनका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो नैनो मटेरियल्स वाटर प्यूरिफिकेशन और डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज में उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन अब में भी इस्तेमाल होता है नैनो मटेरियल का, नैनो फिल्टर्स के इस्तेमाल से, नैनो फिल्टर्स का यूज करके। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी में इनका और भी ज्यादा इस्तेमाल है। क्वांटम डॉट्स और नैनो स्ट्रक्चर्स, एडवांस डिस्प्लेज, लाइटिंग वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप ऐसे सिंपल से समझो, जैसे कई सारी अभी टीवीज में ही, जैसे आपके घर में आपने टीवी देखा होगा, तो टीवी में ही अभी टेलीविजन जो है, उसमें ही कई सारी मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। बहुत सारी जो एडवांस टेलीविजन होती हैं उसमें नैनो मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कॉस्मेटिक्स वगैरह, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स में नैनो पार्टिकल का यूज होता है, जैसे कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स वगैरह। ठीक है, उसके नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स में। ठीक, तो ये हो गया आपका की एप्लीकेशन नैनो टेक्नोलॉजी। फिर अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स पे। ये न्यूज में क्यों है। इफको यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर एफसीओ 1985 के अंडर नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड्स का अप्रूवल मिला हुआ है, इसीलिए ये न्यूज में है। ठीक है, अब नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ये ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो नैनो मटेरियल से कवर्ड होते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे सॉइल में रिलीज हो सके, एक साथ न रिलीज हो। क्योंकि एक साथ रिलीज होता है तो हो सकता है सॉइल उतना एब्जॉर्प्शन एक बार में ना कर पाए, और उससे फिर ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स वॉश आउट हो जाते हैं। जैसे पानी, जैसे खेतों में पानी लगाया जाता है, जो लोग किसान फैमिली से होंगे उनको अब खेतों में पानी लगाने का मतलब समझ में आता होगा। जो नहीं है उनका मतलब ऐसे समझो, खेतों में पानी लगाने का मतलब जैसे खेत में पानी छोड़ते हैं ना थोड़ा, कि हाँ सॉइल लूज हो, या और जो वहां पे उसमें प्लांट्स वगैरह दिए हुए हैं, जो खेतों में न्यू क्रॉप वगैरह डाले हुए हैं, तो उसमें भी वाटर का एब्जॉर्प्शन हो, तो उसको फिर पानी डालते हैं इसलिए। ठीक है, वो पानी लगाते हैं खेतों में। तो वो जब पानी लगाएं तो
अचानक से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर वाले सब वॉश आउट ना हो जाए, इसीलिए तो इसमें ये हेल्प करता है नैनो फर्टिलाइजर, ताकि जिससे स्लो डिफ्यूजन होता है, कंट्रोल रिलीज होता है न्यूट्रिएंट्स का नैनो मटेरियल्स की हेल्प से, और ठीक है स्लो डिफ्यूजन होता है, जितनी जरूरत है धीरे धीरे रिलीज होता रहता है। ठीक। नैनो जिंक और नैनो कॉपर लिक्विड्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने में भी हेल्प करते हैं। फिर जिंक जो है एंजाइम फंक्शन और प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। कॉपर जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन और बीज उत्पादन में हेल्प करता है। तो इन दो एलिमेंट्स का ऐसे यूज पड़ता है प्लांट्स में। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इससे पहले इफ्को का नैनो लिक्विड यूरिया और नैनो लिक्विड डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका भी अप्रूवल मिला था। ठीक है, तो इसलिए भी ये न्यूज में था। फिर और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर में। ठीक है, सबसे पहला मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन जिसको कहते हैं, 2007 में अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर आईसीएआर के द्वारा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और नैनो टेक्नोलॉजी चलाया जा रहा है। फिर इफ्को नैनो फर्टिलाइजर प्लांट फूलपुर प्रयागराज में स्थापित किया गया है। ठीक है, फिर अगले अदर डेवलपमेंट्स में देखते हैं। गोल्डीन, गोल्डीन एक पतला गोल्ड शीट का नाम है। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, जिसका थिकनेस सिर्फ एक एटम के बराबर है। ठीक, अब इसको बनाया कैसे गया है, इसको बनाया गया है टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स के बीच में सिलिकॉन को सैंडविच किया गया है। ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड लेयर्स के बीच में सिलिकॉन के लेयर्स को सैंडविच किया गया, फिर उसके ऊपर से गोल्ड डिपॉजिट किया गया है, जिससे वो सिलिकॉन एटम्स को रिप्लेस किया सके और एक मोनो लेयर बन जाए, मतलब एक सिंगल लेयर, मोनो लेयर मतलब सिंगल लेयर। ठीक है, और इसकी थिकनेस जो है 400 गुना कम थिक है, और थिनेस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल गोल्ड लीफ ये हो गया है। ठीक, इसके पोटेंशियल एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कैटलिस्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कन्वर्जन और हाइड्रोजन जनरेशन में भी इसकी हेल्प करती है, हेल्प मिल सकती है इससे। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं, फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड एफएनडी पे। ये क्यों न्यूज में है, रिसेंटली जो है वैज्ञानिकों ने फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड्स का एक हाई स्पीड रोटेशन एब्जॉर्ब किया है, जो वेरी फेज नाम के एक यूनिक इफेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, फिर फ्लोरोसेंट नैनो डायमंड है क्या, ये नैनो कार्बन नैनो पार्टिकल से बने होते हैं, और फ्लोरेसेंस की प्रॉपर्टी होती है इनकी, ये लो फ्रिक्वेंसी में लाइट को हाई फ्रिक्वेंसी लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, की प्रॉपर्टीज इनकी, कि ये हाई हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोसेस में बनाए जाते हैं, और लाइट के एक्सपोजर के बाद भी स्टेबल रहते हैं, और लिविंग बींग्स के लिए टॉक्सिक नहीं होते। सबसे बड़ी चीज है कि ये दे आर नॉट टॉक्सिक टू लिविंग बींग्स। ठीक है, फिर इसके की एप्लीकेशंस हैं हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग में। ठीक, फिर माइक्रो स्केल टेम्परेचर सेंसिंग में, कि टेम्परेचर छोटा छोटा भी कोई टेम्परेचर चेंज हो तो उसका सेंसिंग किया जा सके। फिर कोरिलेटिव माइक्रोस्कोपी में, फिर लॉन्ग टर्म सेल ट्रैकिंग में वगैरह में, इन सब का ये इसका एप्लीकेशन है। फिर पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर पे आते हैं, ये क्या होता है। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS ने एक CNS के वैज्ञानिकों ने पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट बेस्ड सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम डेवलप किया है। ठीक है, क्या डेवलप किया है, सिक्योरिटी अलर्ट सिस्टम बेस्ड ऑन पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर नैनो कंपोजिट। पीजो इलेक्ट्रिक पॉलीमर होता क्या है, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो प्रेशर जिनके ऊपर पड़ता है, और तो ये इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इन पे प्रेशर पड़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होता है। ये आपको इसमें मतलब जैसे आप खड़े होगे ना, जैसे आप इस पे खड़े होगे प्रेशर डालोगे, तो जो जो प्रेशर आप एनर्जी डाल रहे हो वो स्ट्रेन जनरेट करेगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस है कई सारे। एडवांटेजेस ये है कि ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, लाइट वेट होता है, और इसकी प्रोसेसिबिलिटी भी होती है, आराम से जल्दी प्रोसेस हो जाता है, मतलब ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ता मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए इन पॉलीमर्स में। ठीक है, फिर एप्लीकेशंस इसके कहाँ कहाँ है, सेंसर्स में है, कुछ कुछ सेंसर्स में। ठीक है, कुछ वियरेबल्स वगैरह में भी होते हैं, फिर मेडिकल इम्प्लांट्स में भी होते हैं, फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब में भी इसका यूज है, एप्लीकेशन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, IT एंड कंप्यूटर। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर। अब इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस वाले इस वाले सेक्शन को आप थोड़ा ध्यान से ही पढ़ोगे। ठीक, तो
आईटी एंड कंप्यूटर में फिर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले जानेंगे कि है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ठीक है। एक एआई हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, वो उस एआई से अलग है, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन था, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स और मशीन्स को इंसान की तरह लर्न करने में, समझने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग करने की एबिलिटी देती है। और एआई का इस्तेमाल क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी होता है। ठीक है। स्टेजेस ऑफ एआई, तीन स्टेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ठीक। स्टेज वन में क्या होता है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसको स्टेज वन भी कहते हैं, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एएनआई। ठीक है। इसको स्टेज वन भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक लेवल का एआई है। इसमें मशीन सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क में एक्सपर्ट होती हैं, जिसमें वो ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करती हैं, उनको कॉपी करती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो तो ये आप सीरी, चैट जीपीटी, एलेक्सा। ठीक है। जैसे एलेक्सा आपको घर में होती है तो आप लोग एक कमांड देते हो कि एलेक्सा गाना बजाओ, एलेक्सा ये करो, एलेक्सा वो करो, तो वो ह्यूमन बिहेवियर को इमिटेट करती हैं, वो सिर्फ गाना बजाती हैं। अब उनसे बोलोगे कि एलेक्सा ये कुछ सोच के बताओ, तो वो जल्दी सोच, वो उतना काम नहीं कर पाती। वो उनको बोलोगे गाना बजाओ, कुछ सोचते भी रहो, तो ये काम नहीं हो पाएगा उससे। ठीक है। तो वो सिर्फ एक एरिया में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही बनी हुई है। ठीक है। वो स्टेज वन के जो एआई होते हैं। फिर सेकेंड स्टेज का जो एआई है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, एजीआई। इसमें ये एडवांस लेवल है। इसमें मशीन्स खुद सीख सकती हैं और इंसान की तरह सोच सकती हैं। ठीक है। इसमें ऐसे कोडिंग की जाती है कि मशीन खुद से सीखे और इंसान की तरह सोच सके। और मतलब ये कि इसमें एआई मल्टीपल टास्क कर सकती है, जिससे ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के साथ वो टास्क परफॉर्म किए सकें। ठीक। फिर तीसरा स्टेज आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, एएसआई। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ठीक। ये एआई का सबसे हाई लेवल है। ठीक है। जिसमें मशीन्स ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाती हैं। इसका मतलब है कि एआई हर फील्ड में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक। फिर आता है जनरेटिव एआई। ये इस पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ठीक। जनरेटिव एआई क्या होता है? जनरेटिव एआई का ये काफी ट्रेंड में भी ये टॉपिक है। तो ये करता क्या है, ये एक ऐसी एआई होती है जो नया कंटेंट जनरेट कर सकता है, जैसा कि नाम है जनरेटिव। ठीक है। जैसे टेक्स्ट हुए, इमेजेस हुए, वीडियो हुए, ऑडियो हुए। इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं। जैसे चैट जीपीटी हुआ, चैट जीपीटी सबसे कॉमन एग्जांपल है। फिर आपका क्या कहते हैं, मिड जर्नी हुआ। ठीक है। ये सब कई सारे टूल्स हैं ऐसे। ठीक है। ये सब एआई टूल्स इनके एग्जांपल हैं। ठीक। एलएलएम क्या होता है फिर? एलएलएम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। और इसका फिर आते हैं हम कंपैरिजन में। अच्छा हाँ, और ये डीप लर्निंग मॉडल्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। डीप लर्निंग मॉडल जो ह्यूमन ब्रेन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कॉपी करते हैं। ठीक। अब कंपैरिजन में आते हैं हम ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई के बीच में। ठीक है। ट्रेडिशनल एआई का काम क्या होता है? डेटा एनालाइज करना और टास्क को सॉल्व करना, स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करना। ठीक है। जनरेटिव एआई का काम क्या होता है? नया कंटेंट बनाना। ठीक। टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक एक्सेट्रा। ठीक है। ये इसका लर्निंग अप्रोच क्या है कि ये फिक्स्ड रूल्स और एल्गोरिथम्स पे काम करता है। ठीक। और ये डेटा ड्रिवन लर्निंग पे फोकस रहता है इसका। फिर इसकी आउटपुट क्या है? इसका आउटपुट स्ट्रक्चर्ड आउटपुट होता है, सच एज प्रिडिक्शंस वगैरह हुए, सॉल्यूशन या क्लासिफिकेशन। ठीक है। और इसका आउटपुट क्या है? एंटायरली नया कंटेंट होता है और क्रिएटिव आउटपुट होता है। ठीक है। और एडेप्टेबिलिटी इसकी क्या है? इसमें मैनुअल इंटरवेंशन यानी इंसान का इंटरवेंशन चाहिए। ठीक है। और ये खुद से एडजस्ट करने के लिए काफी होता है, खुद से ये कंटेंट जनरेट कर सकता है, इसमें इंसान की जरूरत नहीं है उतनी। ठीक। फिर अब आते हैं एलएलएम्स। यहाँ हमने देखा था लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो एलएलएम्स होते क्या है? लार्ज लैंग्वेज, जैसा कि फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। ये ये फाउंडेशनल एआई मॉडल्स होते हैं जो नेचुरल लैंग्वेज को समझ सकते हैं और मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। ये मैसिव डेटा से लर्निंग करके ह्यूमन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं और ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का यूज करके न्यूरल नेटवर्क्स और सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यही चीज दिया हुआ है, यही मैंने आपको एग्जांपल, यही इसको आपको उस आसान भाषा में समझा दिया है आपको। फिर मशीन लर्निंग पे आते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग
एआई का कंपोनेंट है जो ह्यूमंस की तरह लर्न करना सिखाता है। ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एआई दैट इनेबल्स एआई टू इमिटेट द वे ह्यूमंस लर्न। ठीक, इसकी वर्किंग क्या है? ये काम करता है ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स पे। ठीक है, ताकि एक्सपेक्टेड आउटकम्स मिल सके। न्यूरल नेटवर्क्स और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके बगैर ये मशीन लर्निंग काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी होता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा रोल इसका मशीन लर्निंग का भी होता है। ठीक है, और अलग अलग और अदर इमर्जिंग एआई वेरिएंट्स हैं। एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लार्ज एक्शन मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बाद एक लार्ज एक्शन मॉडल है। ठीक है, ये एआई मॉडल्स कॉम्प्लेक्स टास्क को ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस के बेस पर एग्जीक्यूट करते हैं। और ये एआई एजेंट्स दूसरा है वेरिएंट। ये एआई सिस्टम रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं टेक्स्ट, इमेज, वॉइस के थ्रू। ठीक है, ये अपने एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, सेंसर्स के थ्रू अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं ये। फिर नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को मिला है 2024 का। ठीक है, जॉन जे हॉपफील्ड और गेफेरी हिंटन को अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स का। ठीक है, फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन विच एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, और हॉपफील्ड नेटवर्क क्या होती है? जॉन हॉपफील्ड ने हॉपफील्ड नेटवर्क को इन्वेंट किया है। टाइप ऑफ, ये एक तरह का रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क होता है जो जो इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिकंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और ये मेमोरी सिस्टम की तरह वर्क करता है जो पैटर्न्स इमेजेस को स्टोर करके और उसको रिट्रीव करते हैं। ठीक, फिर बोल्ट्जमैन, ये उसके बाद फिर ये इनका काम हो गया। फिर ये जियोफ्री हिंटन जो है, इन्होंने एक मशीन मेथड बनाई, बोल्ट्जमैन मशीन। ठीक है, ये क्या करता है? ये ऑटोमेटिकली पैटर्न्स और प्रॉपर्टीज डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक, तो आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि हॉपफील्ड नेटवर्क क्या है और बोल्ट्जमैन मशीन क्या है। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। यूपीएससी में नेम बेस्ड पूछने के चांसेस अब इतनी कम ही है। एक आध दो सवाल आए हुए हैं पास्ट में, अभी रिसेंट पास्ट में, तो कह तो नहीं सकते कि नहीं पूछेंगे, कि हाँ पूछ तो सकते ही हैं, लेकिन याद कर लो तो ज्यादा ही बेहतर है। नहीं याद करोगे तो फिर कम से कम ये हॉफफील्ड नेटवर्क क्या होता है, बोल्ट्जमैन मशीन क्या होता है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर देखते हैं हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स होते क्या है, एएनएन्स क्या होते हैं। ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है। न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को मिमिक करके पैटर्न और डिसीजंस को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन, इसके पीछे का जो इंस्पिरेशन है ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद फिर मेजर टाइप्स ऑफ एएनएन देखते हैं। मेजर टाइप्स ऑफ एएनएन है, एक होता है डीप न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, फिर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, फिर होता है जनरेटिव एडवर्सियल न्यूरल नेटवर्क, गैन्स, सीएनएन्स और डीएनएन्स। ठीक है, ये जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, ये इमेजेस और वीडियोस के लिए होते हैं। और गैन्स जो होते हैं वो नए डाटा जनरेट करने के लिए होते हैं। ठीक है, और ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क होते हैं, ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जिसमें काफी ज्यादा लेयर्स होती है, और हर बिल्डिंग, जो हर नई लेयर होती है वो पुराने लेयर पे बनी हुई होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। रट्टा नहीं मारना है, बस एक बार देख लेना। ठीक है, बस इतना याद रखो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, और इसकी वर्किंग का, इसकी इंस्पिरेशन क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन्स मॉडल इसके पीछे का इंस्पिरेशन है बस। और मेजर टाइप्स ऑफ एएनएन इतना याद रखने की, याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं तो उतना कुछ खास जरूरी नहीं इसका, इतना डीप में नहीं पूछता यूपीएससी। प्रीलिम्स में, सॉरी मेंस में तो पूछ सकता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा। कंपैरिजन बिटवीन ब्रेन एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बीच में कंपैरिजन। ब्रेन का न्यूरल नेटवर्क है वो, इट इज बिल्ट फ्रॉम लिविंग सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, और जबकि इसका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ये नोड से बना रहता है। ठीक है, डाटा कोडेड विद अ वैल्यू, मतलब इनकी कोडिंग की जाती है कंप्यूटर लैंग्वेज में। नॉर्मली पाइथन का इस्तेमाल होता है। पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जनरेटिव एआई वगैरह भी जो बनते हैं वो पाइथन में ही नॉर्मली कोड किए जाते हैं। और भी लैंग्वेजेस होती हैं, बट
मोस्टली पाइथन इज प्रेफर्ड। अब पाइथन लैंग्वेज है, याद रखना है आपको। ठीक है। उसके बाद में फिर सिनेप्सिस के थ्रू सिग्नल सेंड करता है इसमें। ठीक है। सिग्नल सेंड करने का तरीका इसका सिनेप्सिस का है। और ये ट्रेनिंग के दौरान इसमें नोड्स के बीच की कनेक्शन स्ट्रांग या वीक हो सकती है। ठीक है। और इसमें जैसे जैसे हम लर्निंग के साथ कनेक्शन इसमें भी स्ट्रांग या वीक होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज में सिमिलरिटी है। फिर नेक्स्ट आते हैं भारत जन प्रोग्राम पे। भारत जन प्रोग्राम क्या है, ये न्यूज में क्यों है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। लॉन्चिंग मिनिस्ट्री याद रखनी है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। पायनियरिंग इनिशिएटिव इन जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव एआई के लिए। जनरेटिव एआई भी बता दिया थोड़ी देर पहले, जो खुद से जनरेट हो जाती है डाटा, वो सब जनरेटिव एआई। उसका एग्जांपल चैट जीपीटी हो गया। ठीक है। फिर को पायलट हो गया माइक्रोसॉफ्ट का। फिर ऐसे ही जो खुद से डाटा जनरेट कर ले, वो जनरेटिव है। ठीक। ठीक है। तो अब भारजन प्रोग्राम है क्या? ये एक मल्टी मॉडल एलएलएम प्रोजेक्ट है जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट और मल्टी मॉडल कंटेंट यानी ऑडियो और इमेजरी जनरेट कर सकता है। ठीक है। और इंडियन लैंग्वेजेस को टारगेट करता है ताकि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को सपोर्ट किया जा सके। ठीक है। सिटीजन एंगेजमेंट और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को भी इम्प्रूव करने के लिए इसका डिजाइन हुआ है। इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? ये मल्टीलिंगुअल और मल्टी मॉडल मॉडल है। ठीक है। मल्टीलिंगुअल और मल्टी मॉडल मॉडल है। फिर भारतीय डेटा सेट्स बेस्ड ट्रेनिंग है, मतलब इंडिया के स्पेसिफिक ही इसकी ट्रेनिंग हो रही है। और ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स का मतलब हर कोई इसका कोड वगैरह एक्सेस कर सकता है कि कैसे इसको बनाया गया है, तो उसको ओपन सोर्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इसकी जो एजेंट TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IOE, TIH IoT अंडर नेशनल मिशन ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है, ये इसका नाम है। ठीक है, TIH फाउंडेशन फॉर IoT एंड IE। ठीक है। टाइमलाइन इसका है, इसको 2 साल में कंप्लीट करना है, यानी जुलाई 2026 तक इसको कंप्लीट कर देना है। और इस भारत डेटा सागर क्या है? भारत डेटा सागर एम एट स्टैब्लिशिंग, मतलब एक तरह ये, जैसा इसका नाम है डेटा सागर, यानी वास्ट डाटा होगा इसमें। ठीक है। इंडिया से इंडियन सेंट्रेड डाटा होगा, जिससे एआई मॉडल्स को समझने में, एआई मॉडल को ट्रेन करने में आसानी मिले। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, NMICPS पे। ठीक है। ये 2018 में लॉन्च हुआ था। और इसका एम है साइबर फिजिकल सिस्टम्स और एडवांस टेक्नोलॉजीज में रिसर्च प्रमोट करना। ठीक है। और इसके अलावा जो अदर एआई इनिशिएटिव्स हैं, इन एआई अदर इनिशिएटिव्स हैं एआई इकोसिस्टम को प्रमोट करने के, वो एक तो है इंडिया एआई मिशन। ठीक है। इसके अंदर इंडिया एआई मिशन क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इसका एक नोट्स बना लेना आप लोग ध्यान से, इसको ये करना जरूरी है। ठीक है, ये जरूरी है कि ये है क्या और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। ठीक है। इंडिया एआई मिशन अंडर मीटी मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में आता है। फिर इंडिया एआई पोर्टल जॉइंट वेंचर बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत में, और NEGT और नेसाकॉम के अंतर्गत में आता है। ठीक है। उसके बाद फिर एरावत है प्लेटफॉर्म। एरावत ये कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिसर्च एंड नॉलेज सिमुलेशन के लिए। ठीक है। एरावत एक सुपर कंप्यूटर भी है। ये सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, साइंस एंड टेक में है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI, ये भी काफी न्यूज में रहा है। ठीक है। ये इसका क्या काम है? इसका ये एआई को रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट और एथिकल यूज के लिए प्रमोट करने के लिए एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है। इंडियन इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर जरूर है। ठीक है, GPAI। ठीक है। इसमें एआई की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और इंक्लूसिविटी के साथ एडॉप्शन इंश्योर करना ही इसका मेन गोल होता है। ठीक है। फिर इसमें इंडिया का रोल क्या है? इंडिया का रोल, इंडिया का GPAI का एक फाउंडिंग मेंबर है और 2020 में इसको लॉन्च हुआ था, जिसमें 26+ कंट्री शामिल है। इंडिया ने 2023 में GPAI की चेयरमैनशिप संभाली थी, जो एआई लीडरशिप में एक बड़ा स्टेप है। तो ये इसलिए भी थोड़ा जरूरी हो जाता है GPAI, क्योंकि 2023 में ही रिसेंट ही हुआ है, 1-2 साल पहले ही, तो इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर अगला आते हैं कि
ये युवा एआई इनिशिएटिव और स्किलिंग कैपेसिटी बिल्डिंग सृजन इनिशिएटिव वगैरह इसके बारे में बता देता हूँ मैं। ठीक है। ये युवा इनिशिएटिव जो है यंग इनोवेटर और स्टूडेंट्स को एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है। एआई के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने का इससे काफी मौका मिलेगा जो यंग एआई फील्ड में जाने जिसको जिसको जाना चाहते हैं उनको। ठीक है। सृजन इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। ये जनरेटिव एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब ये एक स्पेशलाइज्ड रिसर्च और रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर है जो जनरेटिव एआई पे फोकस करेगा। ठीक है। इसमें इंडियन इनोवेशन और इकोसिस्टम में एआई एडॉप्शन और ग्रोथ को एक्सलेट करने की बात की जाती है। तो यही है सृजन और युवा एआई इनिशिएटिव फॉर स्किल इन कैपेसिटी बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। ये न्यूज में क्यों है? देखो, नीति आयोग ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल के नाम का। ठीक है। ऑन फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या? फेशियल ये एक एआई सिस्टम है जो इमेजेस या वीडियोस को एनालाइज करके किसी पर्सन की आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकता है। ठीक है। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के दो मेजर यूजेस हैं। सबसे पहला वेरिफिकेशन, जिससे आपका फेस स्कैन होकर के फोन अनलॉक हो जाता है। आपने देखा होगा आपके फोन भी जब किसी किसी के फोन फेशियल मैप से ही अनलॉक होता है फोन। ये फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक होता है और फेशियल से भी बहुत लोग अनलॉक होता है। ठीक है। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का वहां पे एक एग्जांपल हुआ। ठीक है। फिर दूसरा इसका यूज है कि आइडेंटिफिकेशन में, पूरी डेटाबेस में किसी एक पर्सन को ढूंढना और सर्विलेंस और मास मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर अभी जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, वहां पे भी गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कुंभ की सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। ठीक है। तो ये सबसे रिसेंट यूज है। उसके बाद फिर की एप्लीकेशंस है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, सिक्योरिटी यूजेस वगैरह हो गए। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन, मिसिंग पर्सन के लिए, फिर क्राउड कंट्रोल वगैरह में। क्राउड कंट्रोल मैंने अभी अब बताया आपको उसमें कुंभ में। ठीक है। फिर नॉन सिक्योरिटी यूजेस भी हैं इसके कुछ, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आधार बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन। फिर एयरपोर्ट्स में डीजी यात्रा एक इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ठीक है। उसके थ्रू कॉन्टेक्टलेस ऑनबोर्डिंग वगैरह में। फिर बैंकिंग में पासवर्ड्स की जगह फेस रिकॉग्निशन का से ट्रांजेक्शन को और ज्यादा सिक्योर हो सकती है। ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम अदर डेवलपमेंट्स डीप फेक्स पे। ठीक है। डीप फेक्स क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन ने ये, और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वार्निंग दी है पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो एआई बेस्ड डीप फेक्स का मिसयूज ना करे मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपागेंडा फैलाने के लिए। अभी इलेक्शन हुए थे तो आपने देखा होगा कई सारे डीप फेक्स का इस्तेमाल हो रहा था। और इलेक्शन से भी ज्यादा आप लोग को ये भी ध्यान पे होगा कि अभी एक एक्ट्रेस हैं, उनकी भी डीप फेक्स वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाले गए थे, गलत वीडियोस। ठीक है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा मतलब गलत इस्तेमाल है। तो ये एग्जाम्पल भी है आपके लिए, मतलब डीफेक्स का। ठीक है। और डीफेक्स होते क्या है? एआई और डीप लर्निंग की हेल्प से फेक इमेजेस और वीडियोस क्रिएट करना। ठीक है। ये डीफेक्स होते हैं। ठीक है। और इसमें जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स का यूज होता है जो ऑडियो विजुअल्स को मॉडिफाई करके फेक कंटेंट जनरेट करता है। ठीक है। इसका एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, मूवीज और टीवी शोज में रियलिस्टिक वीएफएक्स और डबिंग डबिंग में होता है। ये तो पॉजिटिव एप्लीकेशन होगा, नेगेटिव एप्लीकेशन मैंने बता दिया अभी आपको। ठीक है। इसका एविएशन और मेडिसिन में भी इस्तेमाल हो सकता है, ट्रेनिंग और सिमुलेशन के लिए। और डीप फेक्स कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजर्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से निकाले गए हैं। ठीक है। जैसे आईटी एक्ट 2000 में सेक्शन 66 डी ऑनलाइन फ्रॉड के लिए पनिशमेंट। फिर आईटी रूल्स 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फेक और मिसलीडिंग कंटेंट रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सब रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं SARAH, जनरेटिव एआई। ठीक है। फॉर हेल्थ केयर, सारा। ठीक है। WHO ने इसको रिलीज किया है। ठीक है। डिजिटल हेल्थ प्रमोटर प्रोटोटाइप, सारा, हार्नेसिंग जनरेटिव एआई फॉर पब्लिक हेल्थ। ठीक है। ये है क्या? ये डिजीज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अक्रॉस मेजर हेल्थ टॉपिक इंक्लूडिंग हेल्दी हैबिट्स और मेंटल हेल्थ, मतलब मेंटल हेल्थ और हेल्दी हैबिट्स के जैसे टॉपिक्स पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और ये सपोर्ट करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स, मतलब किससे आपको ज्यादा बीमारी होने के चांसेस हैं। ठीक है।
कोई लीडिंग कॉज डेथ का क्या है उसके बेटर, जैसे एग्जांपल कैंसर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर हार्ट डिजीज की बेटर अंडरस्टैंडिंग, लंग डिजीजेस की, डायबिट्स की। ठीक है, तो ये डब्ल्यू एच ओ द्वारा अनवेल किया गया, डब्ल्यू एच ओ द्वारा दिया गया है ये। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सारा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा दिया गया है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी पे। एक्सटेंडेड रियलिटी होती क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी कंबाइन होकर के आती है, यूज होता है। ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिजिटल इंफॉर्मेशन को ओवरले, जैसे स्नैपचैट और स्नैपचैट के फिल्टर्स वगैरह हुए। ठीक है, पोकेमोन गो के फिल्टर्स वगैरह हुए। ठीक है, ये सब ऑगमेंटेड रियलिटी में आती है। फिर वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करता है जिसमें रियल वर्ल्ड का एसेस ब्लॉक हो जाता है, जैसे मेटा क्वेस्ट वर्चुअल रियलिटी हैंडसेट हेडसेट। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आप पता होगा, नहीं इस्तेमाल किया है तो आपने देखा भी होगा कि एक आंखों पे वो लगाते हैं एक बड़ा सा बॉक्स टाइप का। ठीक है, उसमें अंदर वो चल रहा होता है वीडियो, तो वो वर्चुअल रियलिटी का सिमुलेटेड एनवायरनमेंट ही होता है। ठीक है, उसके बाद फिर मिक्स्ड रियलिटी क्या होती है? मिक्स्ड रियलिटी जैसा कि नाम है मिक्स्ड, उसमें एआर और वीआर कंबाइन करके जो रियल और वर्चुअल वर्ल्ड्स को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड रियलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिजिटल ट्विंस वगैरह ये सब नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है, तब तक आप इतना पढ़ो। धन्यवाद, जय हिंद।